विश्वास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उन सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाना जिसका लाभ लेकर आप खेती बाड़ी के कामों को आसान कर सकें, जिससे आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। यही है हमारा उद्देश्य। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जानकारी का सिलसिला शुरू करने से पहले कार्यक्रम में वक्त होता है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। एमपीयूटी में अनुसंधान परिषद की बैठक संपन्न, हरे चारे की उन्नत किस्म हुई विकसित। प्रदेश में खरीफ 2020 के अल्पकालीन सहकारी फसली ऋणों की वसूली का समय अब 30 जून तक बढ़ाया और राज्य में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। एमपीयूटी के कुलपति डॉक्टर एन.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में अनुसंधान परिषद की 18वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी विभागों में 2 मोबाइल ऐप विकसित करने को कहा गया। एमपीयूटी के कुलपति एन.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में अनुसंधान परिषद की 18वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में राठौड़ ने किसानों को नई जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय के सभी विभागों में 2 मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल ऐप किसानों को डिजिटल सुविधा देने में कारगर होंगे। बैठक में किसान भाइयों के हितों का ध्यान रखते हुए बीज नीति बनाने का ऐलान भी किया गया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रदेश में युवा किसानों को आय बढ़ोतरी के लिए मधुमक्खी पालन के गुर सिखा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के हरे चारे के लिए ज्वार की नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है। हरा चारा और संतुलित आहार खिलाने से पशुओं में दूध का उत्पादन बढ़ता है। अनेक पशुपालक किसान पशुओं को खिलाने के लिए हरे चारे की खेती भी करते हैं। ऐसे किसानों के लिए वैज्ञानिकों ने ज्वार की नई किस्म विकसित की है, जो न केवल पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाती है बल्कि पशुओं के लिए सेहतमंद भी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के लिए ज्वार की नई किस्म CSV 44F विकसित की है। इस किस्म को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भी अधिसूचित कर दिया है। प्रदेश में सहकारिता विभाग ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ 2020 के अल्पकालीन सहकारी फसली ऋणों की वसूली का समय 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। प्रदेश में सहकारिता विभाग ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ 2020 के अल्पकालीन सहकारी फसली ऋणों की वसूली का समय 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 किया है। इसके अलावा खरीफ ऋण लेने की तिथि से 1 वर्ष जो भी पहले हो को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि खरीफ में लिए गए सहकारी फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक करना होता है, लेकिन प्रदेश में कोरोना, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए किसानों को राहत प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय से राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2020 में खरीफ फसल के लिए ऋण लेने वाले लाखों किसानों को 0% ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य में कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विविध योजनाओं के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर करना है। जिन किसान भाइयों ने साल 2020-21 में आवेदन किया हुआ है
उनको वापस से आवेदन करना जरूरी नहीं है। योजना में लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-1551 पर जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये कार्यक्रम आपके लिए है और आप तक उन सभी जानकारियों को पहुंचाना है जिसका आप लाभ ले सकें। न केवल खेती बाड़ी के कामों को लेकर हम जानकारियां देते आए हैं, हम पशुपालन से संबंधित आपको जानकारियां देते हैं। तो आज का हमारा विषय है कि मछली पालन किस प्रकार से एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। इस विषय पे बात करने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनूप कुमार जी को। आइए मिलते हैं इनसे। मत्स्य पालन एक बहुत ही अच्छा और लाभकारी व्यवसाय है। यह व्यवसाय ग्रामीण जलाशयों में या ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा किया जा सके, जहां 5-6 फीट पानी इकट्ठा करके रखा जा सके, उन जलाशयों के अंदर ईंट भट्टे निकालने के बाद जो जगह बचती है उन जगहों में, या जिन क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है और जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है वहां इकट्ठा करके और उसमें मछली पालन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर ज़िले ऐसे हैं जहां कृषि विभाग के द्वारा जल संग्रहण हेतु डिग्गियों का निर्माण किया जाता है। इन डिग्गियों के पानी का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। इन डिग्गियों में भी हम मछली पालन करके और एक अतिरिक्त आय का साधन बना सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट इससे कर सकते हैं। हमारे इस क्षेत्र में जो मछली की मुख्य प्रजातियां हैं वो रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये मछलियां हैं। तो इन मछलियों को हम पाल करके और अच्छा व्यवसाय ले सकते हैं। जैसे कतला मछली है वो सतही मछली है, वो सरफेस फीडर है, वो सतह में रह करके अपना जीवन यापन करती है। इसी तरह से रोहू मछली जो है वो कॉलम फीडर है या बीच वाले भाग में रह करके अपना जीवन यापन करती है और अपने बढ़वार लेती है। जैसे मृगल की बात करें तो मृगल जो है बॉटम फीडर है, सतही पेंदे वाली मछली है और पेंदे के अंदर ही अपना जलपान ग्रहण करके और अपनी बढ़वार को लेती है। मछली पालन जो है लगभग 1 साल का व्यवसाय है, 10 से 11 महीने का। इसमें मछली जो है लगभग 1 किलो वज़न धारण कर लेती है और इसका जो है उसके बाद हम इसको मार्केटिंग किया जा सकता है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि मछली खड़े पानी के अंदर कभी अंडे नहीं देती है। मछली से अंडे लेने के लिए एक तो बरसाती सीजन और एक नदी की तरह रिवराइन कंडीशन होना लाजमी है। इन 2 अवस्थाएं जब होंगी उस टाइम मछली जो है वो अंडे देंगी। 1 किलो की मादा मछली औसतन 1 लाख अंडे देती है। अगर वो मछली मादा मछली 2 किलो की है तो 2 लाख अंडे देगी और अगर 5 किलो की है तो 5 लाख अंडे देगी। इस तरह से मादा मछली की उत्पादकता है। तो मछलियों की जो अगर अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले मछली अंडा देती है, उसके बाद उससे लगभग 16 से 20 घंटे के बाद एक जुवेनाइल्स पैदा करती है, अंडे से बच्चा निकलता है जिसको हम स्पॉन कहते हैं। स्पॉन जो है वो 8 mm साइज़ तक का स्पॉन कहलाता है। 8 mm से लेकर के 25 mm तक साइज़ का जब वो बच्चा हो जाता है तो उसको हम फ्राई बोलते हैं और 25 से ऊपर साइज़ का 100 mm तक का जो बच्चा होता है उसको हम फिंगरलिंग बोलते हैं। 1 साल का जो मछली का बच्चा होता है या मछली होती है उसको ईयरलिंग बोलते हैं या उसको टेबल साइज़ फ़िश भी बोलते हैं, जो खाने के लिए काम में लाई जाती है या उसका कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से मछली की अलग अलग अवस्थाएं होगी। अब अगर प्रति हेक्टेयर बात करें तो 1 हेक्टेयर तालाब के अंदर लगभग 10 से 12 हज़ार फिंगरलिंग साइज़ के बच्चे छोड़े जाते हैं और इनमें पूरे साल भर इसके अंदर कम से कम 15 से 20 बार हम जाल चलाते हैं और जाल चला करके इनकी एक्सरसाइज करते हैं, इनको रेगुलर फीडिंग करवाते हैं
फीडिंग जो है वो इसके शरीर भार के अनुसार करवाया जाता है। एक फिंगरलिंग, जैसा मैंने बताया, एक फिंगरलिंग मछली का वज़न औसतन 10 ग्राम होता है, और हम अगर 10,000 बच्चे छोड़ते हैं तो आप एक मछली के 10 ग्राम के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करके और उसको उसी पहले दिन जो है मछलियों को खाना देते हैं। मछलियाँ सभी तरह का खाना खा लेती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम मछलियों को सरसों की खल, चावल की भूसी, इसके अलावा सूखी मछली का चूरा, सोयाबीन केक, सोयाबीन का आटा, इस तरह का जो भोजन मछलियों को जो है खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि मछली के आहार में प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी मछली बढ़वार ज़्यादा करेगी, जल्दी करेगी और परिपक्व अवस्था जल्दी ग्रहण करेगी। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, अभी किसान भाई आजकल खेतों में डिगियाँ बना रखी हैं, इन डिगियों में भी वो पानी को स्टोर करके उसमें मछली पालन कर सकते हैं। जैसे 150 फीट बाई 150 फीट की अगर पक्का तालाब है तो उसके अंदर हम लगभग 2,500 से 3,000 फिंगरलिंग साइज़ की मछली के बच्चे छोड़ सकते हैं, और उसमें साल में 10 से 12 बार उसमें नेटिंग करवाते हैं। मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनका फीडिंग करवाना, उनको आहार देना, और दूसरा महत्वपूर्ण है उनके लिए जाल चलाना, एक्सरसाइज करवाना, क्योंकि मछली को हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा मछली जो है बढ़वार ग्रहण करेगी, उतनी ज़्यादा मछली को भूख लगेगी और वो अच्छी पैदावार देगी। तो इसके अलावा मछलियों में कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, इन बीमारियों का भी हमें नियंत्रण करना है। मछलियों में जो बीमारियां होती हैं उनमें उनका जो इलाज है वो बहुत ही साधारण तरीके से हम उनका इलाज करते हैं। जैसे लाल दवा का ट्रीटमेंट देना, नमक का ट्रीटमेंट देना, ये मुख्य इसकी एक प्रकार से औषधि कह सकते हैं इनको। हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर है उस वाटर के अंदर, उस पानी के अंदर भी हम मछली पालन कर सकते हैं। पानी को पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना है, अगर उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता जो है वो 3 से कम है तो उसके अंदर हम कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों का पालन कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा है तो उसके अंदर हम इन फ्रेश वाटर फिश या ताज़ा मछलियों को, ताज़ा पानी वाली मछलियों को नहीं डाल सकते। उनमें फिर जो खारे पानी की मछलियां हैं, चन्नोज, मिल्क फिश, इस तरह की मछलियों का उसमें पालन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कई जगहों में बहुत ज़्यादा खारा पानी है, तो उस खारे पानी के अंदर हम लोग प्रॉन फार्मिंग भी कर सकते हैं। राजस्थान में अभी एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है जो हनुमानगढ़ में भी चल रहा है, कुछ आपके चूरू ज़िले के अंदर भी चलाया जा रहा है, और प्रॉन फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसके लिए हमें पानी का नमूना लेकर के उसको टेस्ट करवाना है। उसकी जो विद्युत चालकता है वो लगभग 15 से ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद 40, 45, 50 पीपीटी तक भी उसमें हम प्रॉन फार्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमने जिन जिन लोकेशनों में पानी की जांच करवाई है, पानी का पता लगाया है, तो वहाँ लगभग सभी जगह जो है झींगा पालन के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसी तरह से मैं कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया की बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र में हम मछली पालन की और इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं हमारे जो किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, उनको आग्रह करूंगा कि वो लोग ट्रेनिंग ले करके, और हमारे जो ग्रामीण जलाशय हैं पंचायत लेवल पे जो है, जो पशुओं को पानी पिलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन ग्रामीण जलाशयों के अंदर लीज पे ले करके ग्राम पंचायत से, और अगर वो मछली पालन करें तो उनको 3 तरह के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारी ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय मिलती है क्योंकि वो लीज पे लेते हैं उसको। दूसरा, गांव के ही बेरोज़गार लड़के को रोज़गार मिलता है। और तीसरा, उन जलाशयों के अंदर जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उनको मछली खा करके उस पानी को फिल्टर कर देती है, तो हमारे पशु जब पानी पीने उसमें जाते हैं तो पशुओं को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो मुख्य रूप से ये 3 फ़ायदे हैं, और आप इस मछली पालन व्यवसाय को अपना करके बहुत अच्छा जो है लाभ कमा सकते हैं। मुख्य रूप से किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पक्के तालाबों के अंदर मछली पालन करना चाह रहे हैं वो किसान भाई सबसे पहले तो जो इनलेट है जहाँ से पानी तालाब के अंदर गिर रहा है उसमें जाली का प्रयोग करें ताकि बाहर की मछली अंदर ना आ सके, और आउटलेट जो है उस पर भी जाली लगाएं ताकि अंदर का जीव जो है वो बाहर ना जा सके।
क्योंकि हमने देखा है कि कैनाल वाटर जो है, जो नहर का पानी है, उसके अंदर जो मछलियाँ आती हैं उसमें बहुत सारी कैट फिश होती हैं, और वो कैट फिश हमारी जो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट फ़िश है उनको डैमेज कर देती है, उनको खा जाती है। तो अगर हम जाली का उपयोग करेंगे तो न तो मछली का बच्चा हमारे तालाब में आएगा और न ही उसको हमारी मछलियों को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात, अगर पक्के तालाब यूज़ करने हैं तो उसके पेंदे में अगर 6 इंच की मिट्टी हम रखते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक रहती है, क्योंकि मछली जो है वो ठंडे पानी का जीव है, और जब मछली आराम करने के लिए पेंदे में बैठती है और मिट्टी वहाँ होगी तो उसको एक वास्तविक संतुष्टि मिलेगी और वो बढ़वार में सहायक भी होगी। इसके अलावा तालाब के अंदर कोई भी चीज़ गिरती है तो वो डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने के लिए उसको एक मिट्टी के माध्यम की ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी है तो वो जल्दी डिकम्पोज होकर के न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करेगी और वो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी मछलियाँ जो है खाने के काम में लेंगी। तो ये मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान। इसके अलावा मछली पालन के अंदर आपको मछलियों को जो फीडिंग करवानी है उसका टाइम भी एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं भी कभी जब मर्जी है फीड करवा दिया। फीड करवाने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम सबसे उपयुक्त माना गया है, ताकि उस टाइम बिल्कुल शांति रहती है और मछलियाँ आकर के अपना फीड ले लेती हैं। फीड करवाने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लोग उसको जैसे राइस ब्रान है, ऑयल केक है या सोयाबीन की केक है, इनका घोल बना करके और पूरे तालाब पे उसका छिंटा मार दें, ताकि मछलियाँ अपने आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस फीड को ले लेंगी। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग 3-4-5 दिन का फीड इकट्ठा करके और उसको आटे की तरह गूंथ करके और एक बोरी में लगभग 50 नीचे पेंदे में छेद करके और उसके अंदर वो भर करके और डिग्गी के अंदर लटका देते हैं। अब उसको रस्सी बांध करके इस पोजीशन में लटकाते हैं कि वो लगभग पानी से 1.5 फुट गहरा रहे, क्योंकि मछली फीड करने के लिए तभी आएगी जब बाहर खड़े हुए किसी आदमी की उसको तस्वीर ना दिखे या बाहर खड़े आदमी को मछली ना दिखाई दे। यानी कि लगभग 1.5 फुट गहरे तक मछली आकर के फीड करती है, ऊपर सरफेस पे आकर के कभी फीड नहीं करती। तो उस बैग को हमें लगभग 1.5 फुट गहरा पानी के अंदर लटकाना है। अब मछलियाँ आएंगी, फीड करेंगी, 2-3 दिन तक फीड करेंगी। उसके बाद हम निकाल करके उस बैग को चेक कर लेंगे हमने कितना फीड उसके अंदर डाला था, कितना फीड मछलियों ने कितने दिन में यूज़ कर लिया और कितना उसमें बैलेंस पड़ा है। तो उससे एक हमारा मोटा मोटा कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमें अगले 5 दिन के लिए मछलियों को इतना फीड देना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या है, फीड का वेस्टेज को रोका जा सकता है, मछलियों को वेस्टेज का रोका जा सकता है। अब मछलियों की स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में अगर बात करूं तो मछलियां पानी का जीव है। अब इनका हमें पता नहीं रहता इनमें कौन सी बीमारियां आती हैं, कब आती हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें 15 दिन बाद, 1 महीने बाद इसमें नेटिंग करवानी है तालाब के अंदर। जब हम इसमें नेटिंग करवाएंगे, जाल चलाएंगे, तो सारी मछलियां एक किनारे पे हम जाल के थ्रू ले आएंगे, ला करके, और जब जाल चला करके जब थोड़ा सा उसको ऊपर करेंगे तो सारी मछलियां जो है वो पानी से ऊपर हमें दिखाई देंगी। एक ध्यान रखें किसान भाई कि सारी मछलियों को पानी से बाहर नहीं निकालना है उनको, क्योंकि बाहर निकालेंगे और 1-2 मिनट तक बाहर रह जाएंगी तो वो मरने लग जाएंगी। तो हमें पानी के अंदर रहते हुए ही उनकी मूवमेंट को चेक करना है, भाई वो मछलियाँ किस तरह की उनकी मूवमेंट्स हैं, उनकी बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है क्या। कई बार क्या है, लाल रंग के उनके चकते बन जाते हैं, तो उनके लिए हमें लाल दवा का उपयोग करना है या नमक का उपयोग करना है। इसके अलावा उनकी मोमेंट्स कैसी हैं, मछलियाँ स्वस्थ हैं क्या। फिर वो जब मछलियों को जाल चलाते हैं हम, तो मछलियाँ आपस में छटपटाती हैं, खूब सारी छटपटाती है। तो उनसे एक प्रकार से उनका शरीर खुल जाता है, एक्सरसाइज होती है उनकी, और एक्सरसाइज होने से उनको भूख ज़्यादा लगती है, फिर वो फीडिंग करती हैं, खाती हैं, और जब वो खाती हैं फिर उनकी बढ़वार होती है। तो कहने का मतलब साल में कम से कम 10 से 12 बार हमें जाल चला करके उनकी एक्सरसाइज करनी है, उनके स्वास्थ्य की जांच करनी है। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी पाई जाती है तो जो भी हमारे मछली का वैज्ञानिक है या मछली का जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर को तुरंत टेलीफोन दूरभाष से उसको सूचना दे करके और उसकी आवश्यक जानकारी लेनी है, ताकि समय रहते हुए हम मछलियों को बचा सकें और उसको सुरक्षित रख सकें। हम लोग जैसे हमारे किसान भाई जो तालाब बनाते हैं, उन तालाब में पानी स्टोर करते हैं और उसमें अगर मछली पालन करते हैं तो उसमें एक फ़ायदा और मिलता है हमें कि मछलियों के लिए हम उन तालाबों के अंदर गोबर की खाद डालते हैं। वो जो गोबर की खाद है वो पानी के अंदर गल के सड़ करके उसमें न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, उसमें जू प्लैंटन और फाइटोप्लैंटन बनते हैं।
उन जू प्लैंटन और फाइटोप्लैंटन को मछली फीड करती है, मछली खाती है। तो जू प्लैंटन और फाइटोप्लैंटन दोनों जो है मछली के प्राकृतिक भोजन हैं। इसके अलावा उन तालाबों में हम फीडिंग करवाते हैं, गोबर की खाद भी डालते हैं और दूसरा आहार डालते हैं। तो वो जो खाद के रूप में जो पानी जो होता है, उस पानी की उत्पादकता बढ़ जाती है। और जब किसान भाई उस पानी को खेतों के अंदर उपयोग करते हैं तो उससे हमारी फसल की एक अलग तरह की रंगत हो जाती है। यानी कि जिस डिग्गी का पानी जिसमें मछली पाल रहे हैं, उस डिग्गी के पानी को अगर हम खेत में लगाएंगे तो उससे अतिरिक्त जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रॉप्स की है वो दूर हो जाएगी और फसल जो है ज़्यादा मजबूती के साथ उभरेगी। तो ये भी फ़ायदा है कि अगर हम मछली पालेंगे, उसमें फीड डालेंगे, उसमें गोबर की खाद डालेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसलों को भी फ़ायदा होगा। मैं सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि आपके खेतों में जितनी भी डिग्गियाँ बनी हुई हैं, उन डिग्गियों के अंदर आप जो है मछली पालन का व्यवसाय शुरू करें, मछली पालन का काम शुरू करें, जिससे कि आपका आमदनी बढ़े। चूँकि अभी हमारी भारत सरकार ने भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है कि हमारे किसान भाइयों की 2022 तक आमदनी दुगनी होनी चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें इनपुट कॉस्ट कम करनी है, आउटपुट कॉस्ट बढ़ानी है, आउटपुट बढ़ाना है। तो इसमें मछली पालन एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है आपकी आमदनी बढ़ाने में। तो मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर आपको जानकारी मछली पालन के बारे में नहीं है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया या मत्स्य विभाग के सहायक मत्स्य विकास अधिकारी से संपर्क करके इसकी जानकारी लें, आवश्यक प्रशिक्षण लें और अपनी आमदनी को बढ़ावें। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। हम आशा करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। हमारे कार्यक्रम में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए बना है। आपके क्या हैं सुझाव, क्या आपके नवाचार हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, झालाना ढूंगरी, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कृषि जगत की जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।